हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 12th का पहला टॉपिक है। इनफैक्ट 12th में हम लोग पूरा जो स्टडी करने वाले हैं वो है अबाउट चार्ज से के बारे में। और टोटल जो टॉपिक है उनको हम अगर कन्वर्ट करें तो एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो शब्द आया है इलेक्ट्रम से। क्या चीज से जी? इलेक्ट्रम से, जिसका मतलब होता है चार्ज। तो हमारा डिस्कशन जो टोटल है लगभग 50% जो 12th का सिलेबस है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। जब चार्ज को दो तरीके से करेंगे, एक बार रेस्ट पे रख के पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो अपना करंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब मूविंग करेंगे तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आएगा। क्या आएगा जी? मैग्नेटिज्म। बेसिकली अपना डिस्कशन जो भी है वो चार्ज को लेकर है। चार्ज को रेस्ट पे और चार्ज को मूविंग पे। रेस्ट पे रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मूविंग करेंगे तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स when we study behavior of charge by putting it at rest or interaction of charge by putting it at rest, then we will study the first topic of class 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें मेन चीज है चार्ज। फिलहाल चार्ज में दो चीज आप जानते हैं, एक जानते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरा जानते हैं प्रोटॉन। या जानते हैं आप पॉजिटिव और नेगेटिव। दो तरीके के चार्ज के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास यूनिट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इसे माइनस बोलेंगे तो इसको प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस और प्लस का मतलब ये मत समझ लेना कि एक कम है और एक ज्यादा है। माइनस और प्लस का मतलब केवल ये है कि इनका बिहेवियर ऑपोजिट है। जिसके साथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन को शो करेगा, प्रोटॉन उसके साथ रिपल्सन को शो करेगा। या बोलेंगे जनरल लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉन जिससे दोस्ती करेगा, प्रोटॉन उससे दुश्मनी करेगा। बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर को शो करेंगे, इसलिए एक को प्लस और दूसरे को माइनस। क्लियर है? इतना हम जानते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते कहाँ हैं? तो सिंपली हम देखते हैं एटम। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियस। इसमें जो पार्ट होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये चीज जानते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवल होता है जिस पे चार्ज नेगेटिव होता है। ये बात समझ में आया? तो एटम से हमारा चीज, एक चीज और जानते हैं कि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। रियल लाइफ में एटम अपने को न्यूट्रल शो करता है। क्या चीज शो करता है जी? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि चार्जलेस। न्यूट्रल का मतलब ये होगा कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। इतना क्लियर है भाई? अब ध्यान दो, तो कुछ बिहेवियर्स देखते हैं चार्ज का। तो सबसे पहला चीज कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर होने के कारण इसका नेचर होता है एडिटिव। मीन्स किसी बॉडी पे 2 कूलम, 3 कूलम और -4 कूलम दिए हैं, तो ये अलजेब्रिक सम होगा। इसमें क्या होगा जी? 2
+3 कूलम प्लस -4 कूलम मीन्स 1 कूलम। क्लियर है? ये एडिटिव होगा। एडिटिव क्यों है? क्योंकि ये स्केलर है। दूसरा चीज क्वांटाइज्ड होगा। क्या होगा जी? क्वांटाइज्ड मीन्स स्मॉलेस्ट जो चार्ज हम लेंगे वो होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसका वैल्यू होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक बात बताते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। मीन्स दुनिया में कितना भी जो भी चार्ज आएगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज होगा ऑन इलेक्ट्रॉन ए या प्रोटॉन, या Q = प्लस माइनस लिख सकते हैं Ne। Here n इज इंटीजर। इंटीजर का मतलब प्लस माइनस या 1 2 3 4 एंड सो वन। तो दुनिया में जो भी चार्ज होगा वो होगा Q = Ne, और इसी नेचर के कारण हम बोलेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड। दुनिया में जो भी पॉसिबल चार्ज है, अगर चार्ज कहीं मिला है वो तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही होगा। चार्ज क्या होगा जी? कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो एक A है और दूसरा B है, इस पे है +4Q और इस पे है -2Q। तो इन दोनों को अगर सिस्टम मानते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, तो टोटल चार्ज कितना होगा जी? 4Q - 2Q यानी कि +2Q। अब हम इन दोनों में कनेक्शन करते हैं, मतलब A को कनेक्ट करते हैं B से। कनेक्शन के बाद मान लो इस पे चार्ज आ जाता है 3Q, तो B पे चार्ज Q कितना होगा? तो अभी भी इस सिस्टम का चार्ज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, यानी +2Q होना चाहिए। यानी कि 3Q + Q = +2Q मीन्स Q = -Q। क्लियर है? देखिए तीसरा, चार्ज में रिलेटिविस्टिकली कोई थ्योरी अप्लाई नहीं होता। जैसे मास को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मतलब स्पीड के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो मास का वैल्यू होगा m = m0 डिवाइडेड बाय √1 v²/c²। जबकि चार्ज हमेशा क्या रहेगा जी? कांस्टेंट रहेगा। मीन्स चार्ज को मूव कराओ या स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराओ, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। दुनिया में एक यही चीज है चार्ज, जो रिलेटिविस्टिक थ्योरी को अप्लाई नहीं होता। ये बात समझ में आया? तो चार्ज के पहला चीज स्केलर होगा, एडिटिव इन नेचर होगा, दूसरा क्वांटाइज्ड होगा, और तीसरा कंजर्व होगा, और चौथा ये बोल सकते हो कि इस पर रिलेटिविस्टिक थ्योरी अप्लाई नहीं होगा। चौथा अगर बोलना चाहोगे तो दुनिया में दो ही तरह के चार्ज होंगे, एक होगा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। और चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, वो होगा या तो अट्रैक्शन और दूसरा होगा रिपल्सन। कहानी आई कि चार्ज को हम देखेंगे कैसे, क्योंकि चार्ज रेस्ट पे देख रहे थे तो कैसा बिहेवियर केवल शो कर रहा है जी? इलेक्ट्रिकल बिहेवियर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज को मूव करा रहे हो तो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है जी?
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स एक चार्ज ही है जो दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी कि अगर डेफिनेशनली अगर बोलेंगे तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कैन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड कब होगा? तो जब मूविंग होगा। और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना, और उसमें हम जो पढ़ेंगे वो होगा फोर्स, फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये चार चीज को हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये चीज हम जानते हैं कि एटम अपने रियल लाइफ में न्यूट्रल होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात ये जानते हैं कि दोनों का नंबर जब इक्वल होगा तो न्यूट्रल है, मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि जीरो को शो करेगा। कितना चार्ज को शो करेगा? जीरो चार्ज को। न्यूट्रलिटी को शो करेगा। चार्जलेस नहीं बोलेंगे इसको, न्यूट्रल बोलेंगे। अब बताओ जीरो में प्लस -1 बोले तो वैल्यू कितना होगा जी? -1। और जीरो में -1 करेंगे तो वैल्यू कितना होगा जी? +1। दूसरी बात, प्रोटॉन कहाँ पे है? सेंटर पे। और इलेक्ट्रॉन क्या है जी? आउटर सेल में रिवॉल्व हो रहा है। किसको निकालना आसान है? प्रोटॉन को निकालना या इलेक्ट्रॉन को? घर के अंदर बैठे हुए इंसान को निकालना आसान होगा या दरवाजे पे बैठे हुए? ऑब्वियस सी बात है कि दरवाजे पे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बैठा है? दरवाजे पे। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या चार्ज है जी? नेगेटिव। क्या चार्ज है जी? नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो एटम पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो एटम पे कैसा आएगा जी? पॉजिटिव चार्ज। मीन्स एटम से जितना इलेक्ट्रॉन निकाले हो उतना मल्टीपल ऑफ, मान लो n इलेक्ट्रॉन हो गए तो Ne पॉजिटिव आएगा। अगर n इलेक्ट्रॉन ऐड किए हो तो Ne नेगेटिव होगा ऑन एडिंग एंड ऑन रिमूविंग। क्लियर है? अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव आना मीन्स मैटर क्या हो गया? चार्ज हो गया। मीन्स चार्जिंग के लिए हमें या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा या तो रिमूव करना होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक एटम को अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो एटम चार्ज हो जाएगा। यानी कि किसी बॉडी को चार्ज करना है तो आइदर इलेक्ट्रॉन को देंगे और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। मीन्स एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्जिंग, इज नोन एज चार्जिंग। क्या बोलेंगे जी? चार्जिंग। इसमें क्या करेंगे? आइदर ऐड और रिमूव। एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्जिंग। और जो चार्ज होगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? तो कुछ चार्जिंग के मेथड्स देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या देखते हैं जी? मेथड ऑफ चार्जिंग। कई मेथड है, जिसमें से पहला है बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। दूसरा है बाई कंडक्शन और तीसरा है बाई इंडक्शन। ठीक है? और भी मेथड है, थर्मो आयनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, बाई फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के वजह से भी चार्जिंग होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं।
बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन का सिंपलेस्ट एग्जांपल आप देखते हैं कि अगर कॉम्ब है, कॉम्ब को हेयर पे रब करते हो और पार्टिकल को रखते हो, है ना जी, तो वो जो पार्टिकल किसके हैं, पेपर पीस, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। मान लो ये कॉम्ब है और ये पेपर पीस है, तो ये क्या करेगा जी, अट्रैक्ट कर लेगा। तो कॉम्ब को क्या किया, हेयर में रब किए। तो एक बात बताओ, रब करने से हुआ क्या? तो अगर हम किसी बॉडी में एनर्जी दे दें बाय फ्रिक्शन से, उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन को या तो ऐड करेगा या तो रिमूव करेगा। जिसमें से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो नेगेटिवली होगा, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो पॉजिटिवली होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या दोनों का अमाउंट अलग अलग होंगे? नहीं, दोनों का अमाउंट इक्वल होंगे। मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जनरेटेड, एक पॉजिटिवली होगा और दूसरा नेगेटिवली होगा। दूसरी बात, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। फील लेते हैं, केवल कॉम्ब ने अट्रैक्ट करके रखा है किसको, पेपर पीस को। बाकी इस पेपर पीस को हिमालय, आप, शीज सब अट्रैक्ट कर रहे हैं। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। लेकिन केवल एक यही है जिसको इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो बोलो जी, स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाकी ये लोग इससे वीक होंगे। ये बात समझ में आया? तो बाय फ्रिक्शन हम क्या करते हैं जी, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इससे फील आता है कि केवल कॉम्ब ने इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया है, बाकी सारी दुनिया उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है, तभी वो गिर नहीं पाता है। अटैक करके कौन रखा है जी, कॉम्ब। दूसरा है बाय कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स ऑन मेकिंग कंटेक्ट, या तो किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे से कांटेक्ट में ला दो, या दोनों के बीच में एक कंडक्टर वायर जोड़ दो, तो एक से दूसरे पे चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल है। लेकिन वो पॉसिबिलिटीज कब है? तो जैसे हायर हाइट पे अगर वाटर गिराओगे तो नीचे गिरेगा, मतलब फ्लो होगा। वैसे ही इसमें एक चीज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब दोनों ब्लॉक के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो एक से दूसरे पे चार्ज ट्रांसफर होगा। मान लो इस पे चार्ज था इनिशियली Q1 और इस पे क्या था जी, Q2। अब ये जब कांटेक्ट में किए हैं तो अब इस पे चार्ज आ जाएगा Q1 डैश और इस पे आ जाएगा Q2 डैश। अभी भी ये बात जानते हैं कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अप्लाई करेंगे तो फाइनल और इनिशियल चार्ज अभी भी सेम होंगे, लेकिन वैल्यू अलग अलग हो सकता है। कोई डाउट बेटा? किसी में चार्ज घटेगा तो किसी में चार्ज बढ़ेगा। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, है ना, वो अपना पोटेंशियल घटाएगा, जिसका पोटेंशियल कम होगा वो अपना पोटेंशियल बढ़ाएगा। ये तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ये बात समझ में आया? तो बाई कंडक्शन में के मेथड से भी हम किसी ब्लॉक को चार्ज कर सकते हैं। तो बोलो जी, अगर जितना देगा उतना ही ये चार्ज लेगा, तो इसमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जनरेट होंगे, है ना।
या जितना दिया उतना ही इसने लिया। ये बात समझ में आया। तीसरा मेथड है बाय इंडक्शन। तीसरा मेथड है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन मीन्स इंड्यूस करना। क्या चीज? इंड्यूस करना। इंड्यूस करना मतलब प्रेरित करना। हिंदी लैंग्वेज प्रेरित करना मीन्स किसी को एक्साइट कर। मान लो कि ये एटम है, अब एटम है, इस पे न्यूट्रल मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर है। अगर हम यहां पे प्लस चार्ज लाए तो बोलो जी इससे अट्रैक्ट होके इसके सारे नेगेटिव एक साइड आ जा सकते हैं कि नहीं जी? अच्छा, इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड हुए तो जिधर से आएंगे उधर क्या हो जाएगा जी? पॉजिटिव। अब अपना दो काम है, या तो इसको दूसरे न्यूट्रल बॉडी से कंट्रैक्ट करो या तो इसको अर्थिंग कर दो। सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड में अगर इलेक्ट्रॉन यहां डिफिशियंट है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसको देगा, जैसे इसको देगा तो ये कैसा चार्ज इस पे आएगा जी? पॉजिटिव। जैसे इसको डिस्कनेक्ट करोगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, अगर अर्थिंग किए, अर्थ मीन्स धरती और धरती माँ होती है और माँ के लिए सब चीज बराबर। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है, बस इतना समझना है कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसको इलेक्ट्रॉन देके जीरो बना देगी, या अगर नेगेटिव है तो इसे इलेक्ट्रॉन लेके जीरो बना देगी। अभी फिलहाल इसके सामने जो है वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी है, तो ये अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन देकर इसको न्यूट्रल बनाएगी। अब साइमल्टेनियस इसको हटाएंगे और इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे कि नहीं? तो ए पॉजिटिवली चार्ज हुआ और ये नेगेटिवली फर्स्ट मेथड से। जब कंडक्शन करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा और जब अर्थिंग करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज होगा। मीन्स अगर पॉजिटिव लाए हो तो सामने वाला नेगेटिव इसमें और यहाँ पे सामने वाला पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ये बात क्लियर? तो these are basic method of charging. These are basic method of charging. फिलहाल चार्जिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है जी? मास है कि नहीं? तो जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अपने साथ वो मास ले जाएगा। तो बोलो जी एटम का मास अगर m नॉट है और फाइनली मास m है तो बोलो जी जब निकालोगे तो इसका मास क्या हो जाएगा जी? m लेस देन m नॉट होगा कि नहीं? स्लाइटली कम होगा कि नहीं? थोड़ा सा घट सकता है कि नहीं? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? m फाइनल ग्रेटर देन m नॉट होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे m इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड हुआ। अरे बोलो ये बात समझ में आया? मीन्स चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के वक्त मास कैन वेरी। दूसरी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज कैन चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास? तो बोलो जी दुनिया में कहीं भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो या तो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन, फाइनली इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलो तो इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं है? मास है ना जी। तो चार्ज कभी भी बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन बिना चार्ज का मास हो सकता है। कैसे? तो न्यूट्रॉन क्या चार्ज
न्यूट्रल होता है ना, चार्जलेस होता है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है ना जी, लेकिन इसमें मास होता है कि नहीं? तो बिना मास का चार्ज पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिना चार्ज का मास पॉसिबल है। दूसरी बात, ऑन ट्रांसफरिंग या ऑन चार्जिंग स्लाइटली मास कैन चेंज, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। जब नेगेटिवली चार्ज होगा तो मास इंक्रीज करेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास डिक्रीज करेगा। इस सिचुएशन में नेगेटिव चार्ज आएगा और इस सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात समझ में आया? तो फिलहाल अपना चार्ज के से रिलेटेड ये चीज था। इसको मेजर करने के लिए जो यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज के पास प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेज मीन्स प्लस प्लस और माइनस माइनस। लाइक चार्जेज है, इन दोनों में दुश्मनी होती है मीन्स रिपल्सन होता है, और अनलाइक चार्जेज प्लस और माइनस, इनमें दोस्ती होती है मीन्स अट्रैक्शन होता है। ये दुनिया का नियम भी है। सेम टाइप चीज में रिपल्सन हो सकता है और अपोजिट थिंग में अट्रैक्शन हो सकता है। ये बात समझ में आया? अब इलेक्ट्रोस्कोप इस रिपल्सन मेथड को अप्लाई करता है, चेक करता है। देखो, जिसमें दो प्लेट है, मान लो ऊपर एक कंडक्टर रखते हैं और इसको एक जार में पैक कर दिए। अब इसको चार्ज बॉडी से कांटेक्ट में लाते हैं तो ये चार्ज हो जाएगा सेम टाइप या अपोजिट टाइप। ऑब्वियस सी बात है, सेम चार्ज। अब सेम चार्ज होगा तो ये मान लो प्लस प्लस, तो ये भी प्लस प्लस होगा कि नहीं? अब दोनों प्लेट रिमूवेबल मतलब मूवेबल है, तो उसमें रिपल्सन आएगा कि नहीं? तो जितना चार्ज आएगा उतना ही ये फैलेगा या सिकुड़ेगा? फैलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसके मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि बॉडी चार्ज्ड है या नहीं। एक डायग्राम दिखाया था, देखेंगे कि अगर कोई बॉडी चार्ज है और आप इसको टच करते हैं विदाउट एनी कांटेक्ट अदर थिंग्स, केवल इसको टच करते हैं, तो आपके बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस चार्ज होगा। तो आपके हेयर्स भी प्लस चार्ज होंगे। अब सब इधर उधर फैलने वाले हैं, तो ये हेयर्स जानते हो खड़े खड़े अलग अलग दिखेंगे सेपरेट सिचुएशन में। समझ में आया? अब ये मत घर पे ट्राई कर लेना कि हाँ अच्छा टेस्ट करते हैं, ये घर पे ट्राई करने वाला नहीं है ना? ये चार्जिंग चेक करने का कोई मेथड नहीं है बाबू, है ना? केवल ये है ना? ये इलेक्ट्रोस्कोप होता है, और ये एक्सपेरिमेंट में या किसी बुक में ये चार्जिंग का दिखाया गया कि हाँ एक गर्ल है, उसके सारे हेयर्स खड़े हो जाते हैं जब ये चार्ज में लेता है। बोलो जी, यहाँ तक कोई डाउट? अगला जो पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ चार्ज। अभी हम चार्ज पढ़े, चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़े, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चार्ज। जब इफेक्ट ऑफ चार्ज के बारे में आते हैं तो पहला है इंटरेक्शन ड्यू टू चार्ज, मीन्स फोर्स ऑन चार्ज। अब बोलो जी, फोर्स एक चार्ज पे दूसरा चार्ज जो लगाएगा उसका ऑब्जर्वेशन। इफेक्ट ऑफ चार्ज, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे, उनका नाम था कूलॉम, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ के नाम से भी। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया गया था कि पॉइंट चार्ज लिया गया था। क्या लिया गया था जी? पॉइंट चार्ज। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज इज रिलेटिव, अगर सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज relatively size of charge
ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा हो तो उसके रेस्पेक्ट में उसको हम पॉइंट चार्ज मानेंगे। फिर से सुन लो, अगर दो चार्ज के बीच का सेपरेशन इतना ज़्यादा हो कि वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा, तब हम ऑब्जेक्ट को, चार्ज ऑब्जेक्ट को बोलेंगे पॉइंट चार्ज। तो इनने सबसे पहला स्टडी किया था किसके अबाउट में? पॉइंट चार्ज के बारे में। उनने बोला कि दो चार्ज दुनिया में, मान लो एक है Q1 और दूसरा है Q2, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है जी? R। तो जो फोर्स होगा वो दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग होगा। अगर दोनों सेम टाइप के होंगे तो वो होगा रिपल्सन, अगर दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो वो होगा अट्रैक्शन, लेकिन फोर्स इसी लाइन के अलोंग होगा। दूसरी बात कि मान लो ये दोनों सेम है तो Q2 पे कौन चार्ज लगाएगा? Q1, और इधर लगाएगा, यानी F/2 ड्यू टू 1। वैसे ही इस पे जो चार्ज जो लग रहा है F/1 ड्यू टू 2 लिख सकते हैं। ध्यान देंगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। दूसरी बात है कि डिफरेंट बॉडीज पे, एक Q1 पे लग रहा है, दूसरा Q2 पे लग रहा है। मीन्स ये एक्शन रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं, फोर्स होता है। मीन्स कूलॉम फोर्स इज एक्शन रिएक्शन फोर्स एंड टू चार्जेज एक्टेड along the line joining the charges। मीन्स कभी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालना है तो पहला धर्म ये है कि उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कीजिए। पहला धर्म क्या है जी? कि स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कीजिए, फोर्स उसी लाइन के अलोंग लगेगा। अब उनने बोला क्या कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 एंड मॉड ऑफ Q2, दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन और सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ से भी जानते हैं, 1/r²। अच्छा बोलो जी, मैथ से ये चीज जानते हैं कि एक चीज दो लोगों से रिलेशन रखे तो इकट्ठा कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं और क्या लगाते हैं जी? इक्वल टू। और इसको लगाने के लिए एक धर्म और अप्लाई करते हैं, वो है K। इसको बोलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, और K का वैल्यू होता है 1/4πε0, where ε0 is permittivity of free space। मीन्स फ्री स्पेस का एक ये प्रॉपर्टी होता है, फ्री स्पेस का परमिटिविटी होता है। इस साइन को बोलते हैं ε0। इस साइन को एप्सिलॉन बोलते हैं और इसके साथ जीरो लगा है इसलिए इसको बोलेंगे एप्सिलॉन0। जीरो को ब्रिटिश लैंग्वेज में नॉट पढ़ते हैं। अच्छा जी, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ यूनिट जो भी है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना जी। अब बात आता है कि कोई मीडियम हो तब, तो मीडियम का परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन है, क्या है जी?
एप्सिलॉन है। तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ई आर इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, मीन्स एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन रिलेटिव इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मीडियम में ये फोर्स का वैल्यू हो जाता है, कितना होता है बाबू? तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जी इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी K से भी बोल सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स ऑन रेयर मीन्स वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स ऑन मीडियम, सॉरी फोर्स ऑन मीडियम डिवाइडेड बाई फोर्स ऑन वैक्यूम, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैल्यू रिजल्ट आता है ई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। अब जो हम लोग देखने वाले हैं इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस या फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, और जो चार्ज लेंगे वो है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट का साइज है और दो चार्ज के बीच का सेपरेशन है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेपरेशन से बहुत छोटा होगा, या बोलेंगे सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगा और साइज बहुत छोटा होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम। तो इस दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन था उसको सबसे पहले स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे कूलॉम्स, इसलिए इसको कूलॉम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम देखते हैं फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज और कूलॉम्स लॉ। तो क्या देख रहे हैं जी? कूलॉम्स लॉ। इन्हें सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि दो पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज है Q2, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। जो फोर्स होगा वो दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग होगा। अगर ये दोनों लाइक है तो इधर होंगे, ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा। अगर दोनों के बीच का सेपरेशन R है तो एक चीज देखिए कि Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे है। Q1 लगा रहा है Q2 पे तो Q2 लगा रहा है Q1 पे। दूसरी बात, ये फोर्स का जो वैल्यू होगा वो होगा F का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 एंड मॉड ऑफ Q2, और F का जो दूसरा रिलेशन बोलेंगे सेपरेशन से 1/r²। बोलो जी, एक चीज दो लोगों से रिलेशन रखते हैं तो मैथमेटिकली इकट्ठा करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन से, तो F वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, इक्वल टू साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाएंगे K, ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अब एक चीज देखो, K को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कूलाम कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्री स्पेस में इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹
यूनिट अगर लिखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं जी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये साइन को बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं जी? एप्सिलॉन। इसमें जीरो लगाए हैं मतलब एप्सिलॉन नॉट। जीरो को ब्रिटिश लैंग्वेज में एसेंट में क्या बोलते हैं जी? नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। क्लियर है बेटा जी? अगर मीडियम में इसको देखते हैं तो फोर्स ऑन मीडियम हो जाएगा, इन मीडियम हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम है ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये मीडियम का परमिटिविटी है और ये है फ्री स्पेस का। मींस फोर्स इन फ्री स्पेस एंड फोर्स इन मीडियम बोल सकते हैं। एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी होगा ये ई आर। क्लियर है? कोई डाउट बाबू? अब बात बताते हैं। अगर मान लो दोनों के बीच का Q1 और Q2 का ऑर्डर चेंज करने से तो वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। मीन्स मॉड ऑफ F12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F21 और डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है और डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है। डायरेक्शन क्या होगा? अगर बोलेंगे F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। डायरेक्शन क्या है जी? अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में इक्वल है और एक 1 पे लग रहा है तो दूसरा 2 पे लग रहा है। पहला लग रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे तो दूसरा लग रहा है सेकेंड ऑब्जेक्ट पे। इस चीज को हम बोलते हैं, एक लॉ से जानते हैं, दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स या एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं। F12 और F21 मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, है ना जी। वैल्यू होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर किसी मीडियम में फोर्स लगाओगे तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन m, ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा एक चीज देखो, अगर एप्सिलॉन मीडियम लिखना है तो एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा F मीडियम इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या ये 4 पाई को भी इंक्लूड कर लो तो ये वैक्यूम का फोर्स है कि नहीं जी, या फ्री स्पेस का फोर्स हुआ कि नहीं? तो F मीडियम इक्वल टू F फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस रिलेशन को एक और नया नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं जी? तो F फ्री स्पेस
डिवाइडेड बाय एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशन अगर बोला जाए तो क्या होगा जी? बोलो जी, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर हो गए कि नहीं? रिलेटिव परमिटिविटी मीन्स ये डायमेंशन लेस होगा और इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? के से। फ्री स्पेस का जो के का वैल्यू होता है वो होता है 1, और मेटल का जो होगा के का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है इनफाइनाइट। तो के का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? इनफाइनाइट से 1 के बीच में लाई करेगा। इस पे क्वेश्चन देखो कितना अच्छा बनता है। अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, अब दोनों को हम क्या करते हैं जी? कनेक्ट कर देते हैं। किससे? किसी कंडक्टर से। अब बोलेंगे इन दोनों पे फोर्स कितना होगा? तो पहले अगर R से सेपरेटेड थे तो कितना होता जी? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और जैसे कांटेक्ट किए तो एप्सिलॉन R क्या हो गया जी? इनफाइनाइट। एप्सिलॉन R क्या हो गया जी? इनफाइनाइट। और जैसे इनफाइनाइट हो गया तो यहाँ पे इतना डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R, और 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है जी? 0। 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है जी? 0। तो अब फोर्स कितना हो गया जी? 0, अगर कंडक्टर लगाया हो तो। रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे, के बोलेंगे। के का वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। मेटल या कंडक्टर का के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। फ्री स्पेस का 1 होता है। वाटर को ये मेजर किया गया है 80 होता है। क्या होता है जी? 80। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा। के को कभी भी कंफ्यूज मत होना, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल है। कोई दिक्कत बाबू? लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के का डेफिनेशन है फोर्स ऑन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस एंड फोर्स ऑन टू चार्जेस इन मीडियम। उन दोनों का रेशियो जो लेंगे, तो ये वैल्यू आएगा। कोई डाउट जी? कोई दिक्कत? तो यहां तक हमने देखा कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स है, के का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी देखे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेंज होगा 1 टू इनफाइनाइट। अब जो हम देखने जा रहे हैं कि ये सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है। सुपरपोजिशन लॉ मीन्स एक साथ बहुत सारे चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और नेट फोर्स जो होगा वो उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। देखते हैं। दो चार्जेज हैं, वो एक दूसरे पे दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही फोर्स लगाएंगे। पहला, कभी भी Q1 Q2 इधर उधर फोर्स नहीं लगाएंगे। दूसरी बात कि इनके इंडिविजुअल इंटरेक्शन में, तीसरी बात यह है कि इनके इंडिविजुअल इंटरेक्शन में किसी थर्ड चार्ज के आने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे मान लो ये Q1 है, इस Q चार्ज पे फोर्स लगा रहा है इधर,
मान लो ये फोर्स है F1, इनके जीवन में ये फोर्स लगा रहा था इसने F1 और इसने इस पे लगाया था इधर ही F1। वैल्यू अभी देखे थे एक्शन रिएक्शन होंगे, अपोजिट और इक्वल लगेंगे। ये सेकेंड चार्ज Q2 लाए तो उसने इस चीज पे, इस पे फोर्स लगाएगा F2, दोनों के लाइन को ज्वाइन करने के अलोंग लगेगा। लेकिन Q2 को आने से, F2 आने से F1 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस इस Q पे नेट चार्ज फोर्स लगेगा, वो F नेट होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। किसी ऑब्जेक्ट पे मोर देन वन फोर्स लग रहा है तो उस पे नेट फोर्स वर्क करेगा, और नेट फोर्स होगा सबके वेक्टर सम के इक्वल। अब मान लो कोई ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस पे चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q और इस पे भी चार्ज Q। किसी एक वर्टेक्स पे फोर्स निकालना चाहते हैं। जिस पे फोर्स निकालना है पहले वो सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो मान लो इस पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना है तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के दोनों सेम चार्ज है तो अवे लगेगा, ये हो जाएगा F1। ये इस पे फोर्स लगाएगा इन दोनों को लगाने वाले लाइन के अलोंग। जिस पे निकालना है उसको सर्किल करो, वही हीरो है, और केवल उसी पे लगने वाला फोर्स को देखना है, वो कहां कहां लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इस चीज को F2 बोल सकते हो। अगर इन दोनों के बीच का साइड लेंथ A है तो इसको लिख सकते हो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, इसको भी KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये सब आपस में 60 डिग्री बनाएंगे, यानी ये भी 60 डिग्री। अब यहां के बाद जो नेट फोर्स निकालना है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर सम, और आप जानते हैं कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल और दोनों के बीच का एंगल क्या है जी 60, तो रिजल्टेंट सीधे मिडिल में लाई करेगा, किसी एक से 30 डिग्री बनाते हुए लिखेंगे, और वैल्यू होगा √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये होगा आंसर नेट फोर्स का। देखें डायरेक्ट यूज करने के लिए इक्वल फोर्स हो F, इफ F इज इक्वल, अब बोलो जी एक्टेड ऑन 60 डिग्री, मतलब दोनों फोर्स के बीच में F और एंगल क्या है जी 60, तो रिजल्टेंट मिडिल में लाई करेगा और वैल्यू होगा √3 टाइम्स F। अगर 90 डिग्री पे होंगे तो रिजल्टेंट 45 डिग्री पे मिडिल में लाई करेगा और वैल्यू होगा √2 टाइम्स F। अगर 120 डिग्री पे होंगे FF तो रिजल्टेंट 60 डिग्री पे लाई करेगा और वैल्यू होगा केवल F। समझ में आया ये बात? तो इस रिजल्ट को हम बहुत हेल्पफुली यूज कर सकते हैं वेक्टर सम में। इक्वल मैग्नीट्यूड का 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। हमने डायरेक्ट यूज किया 60 डिग्री में मैग्नीट्यूड सेम है तो √3 टाइम्स एक का मैग्नीट्यूड। ये है F नेट। तो हमने कितने चार्ज पे देखा? इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए चार्ज के वजह से। आप अटेम्प्ट कीजिएगा, स्क्वायर है A साइड लेंथ का, सब पे चार्ज Q है, तो किसी एक वर्टेक्स पे फोर्स कितना होगा F नेट। अगर सेंटर में इफ Q प्लेस्ड एट सेंटर तो वहां पे F नेट कितना आएगा? मैं आंसर बता दे रहा, 0 होगा। देखेंगे फिलहाल सिमेट्रिसिटी से ये डिस्टेंस और चार्ज सेम है, इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर लगाएगा, कैंसल आउट करेंगे ये और ये। लेकिन एक बार आप कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं,
और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो कहीं पे स्पेस रखा है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, दूसरा स्पेस में कहीं दूसरा वेक्टर है वो है Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन होगा वो होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब Q1 Q2 पे इस लाइन के अलोंग लगा, मीन्स Q1 जो है चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये वेक्टर हुआ कि नहीं? ध्यान से देखेंगे तो जो मैग्नीट्यूड होगा तो कूलम्ब्स के नियम से K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और लिख सकते हो डायरेक्शन के लिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का कैप, मतलब यूनिट वेक्टर इसका, मीन्स इसके डायरेक्शन में। अरे बोलो, ये बात समझ में आया? कि Q1 Q2 जिसके मैग्नीट्यूड ये कूलम्ब से जानते हैं, और किसी वेक्टर का डायरेक्शन लेने के लिए उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। अच्छा, इसको हम F वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं? अब एक बात बताओ, इसको लिख सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मीन्स के Q1 Q2 इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। दिस इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कहीं भी हमें ये निकालना है तो पहले हमें पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, है ना? जिस दो चार्ज के बीच में है तो फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर और दूसरे का पोजीशन वेक्टर, इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? मैग्नीट्यूड। उसका क्यूब करेंगे और उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इस चीज को अगर बढ़िया से देखना है तो हम इस चीज को देखते हैं एक क्यूब में। एक क्यूब है जिसका एज लेंथ कितना है जी? a, और इसको मान लिए x और इसको मान लिए y और ये क्या होगा जी? z। सारे वर्टेक्स पे क्या रखे हैं जी? q चार्ज। क्या रखे हैं जी? q चार्ज। चलो मैं नेमिंग कर देता हूं, नामकरण कर देता हूं। दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F एंड दिस इज G। अब हम फोर्स ओरिजिन वाले वेक्टर पे निकालना चाहते हैं। किस पे निकालना चाहते हैं जी? ओरिजिन पे। तो ये फोर्स लगाएगा कि नहीं इधर? चलो सबसे पहले हम सबका फिर क्या लिख दें? पोजीशन। तो इसको लिख सकते हैं 0 0 0, इसको लिखेंगे A 0 0, इसको लिखेंगे 0 A 0, इसको A A 0, इसको लिखेंगे 0 0 A, इसको क्या लिखेंगे बताओ? 0 A A, है ना? इसको बोलेंगे A 0 A,
इसको बोलेंगे ए। अब बोलिए हमें वेक्टर चाहिए, पहला ये, इसको बोल लेते हैं डीओ वेक्टर, यही होगा ना जी, क्योंकि हम फोर्स ऑन ओ देखना चाहते हैं। तो डीओ वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, यानी माइनस ए के कैप। चलिए जी, और क्या चाहिए, एओ वेक्टर। एओ वेक्टर इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो यह हो जाएगा 0 माइनस ए, यानी माइनस ए आई कैप। अब किसको देखें बाबू, मान लो ओ बी वेक्टर, तो बी ओ वेक्टर, तो बी ओ वेक्टर कितना होगा जी, माइनस ए जे कैप। बोलो जी सी ओ वेक्टर, ये कितना होगा जी, माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप। तो बताओ जी, ओई वेक्टर या ईओ वेक्टर क्या लिखेंगे जी, माइनस ए जे कैप माइनस ए, बोलो जी क्या लिखेंगे जी, के कैप। बोलो जी एफ ओ वेक्टर कितना होगा जी, माइनस ए आई कैप माइनस ए के कैप। ए जी ओ वेक्टर माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप। चलो इनका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा ए, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका क्या होगा जी, √2a, इसका भी √2a, इसका भी √2a, इसका हो जाएगा √3a। मैग्नीट्यूड लिख दिए। अब हम F1 वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो ये है F1 वेक्टर, मीन्स KQ1 Q2 मतलब KQ² डिवाइडेड बाई इनका R³, इनका मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये कितना है जी मैग्नीट्यूड ओडी वेक्टर का, A, बोलो जी A³ है ना, इनटू A कैप। इसका डायरेक्शन कितना है जी, बोलो जी माइनस के, यानी कि के कैप माइनस। वैसे ही F2 वेक्टर निकाल सकते हो। F2 वेक्टर A और, या बोल सकते हो FDO है ना, FAO, बोलो जी KQ², मैग्नीट्यूड है AQ, डायरेक्शन क्या है जी, इसका यूनिट वेक्टर क्या है जी, माइनस आई, तो यहाँ आई माइनस लिख देंगे। सिमिलरली हम सबका क्या करेंगे जी, यूनिट वेक्टर और क्या लिख लेंगे जी, मैग्नीट्यूड, और सारे फोर्स को लिख लेंगे। ये बात समझ में आया। और इस तरीके से हम वेक्टर रिप्रेजेंट करके इसका किसी क्यूब पे हम फोर्स निकाल सकते हैं। F ऑन एनी क्यूब ऑफ एनी वेक्टर मैंने निकाला था ओरिजिन पे, किस पे निकाला था जी, ओरिजिन पे। F ऑन O इक्वल टू व्हाट, ड्यू टू अदर चार्जेस। ये है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सॉल्व करना। पहला स्टेप क्या है कि सबका पोजीशन वेक्टर लिखना, दूसरा स्टेप है सबका मैग्नीट्यूड को लिख लेना, फिर मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बेटा जी, समझ में आया।